अभी तक उनसे थोड़ा आगे चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आज जो हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं उसमें विच हमारा आ जाएगा, ऑफ विच आ जाएगा और हुज आ जाएगा। देखिए ये टॉपिक थोड़े ना उल्टे लगते हैं हमें पढ़ने में। उल्टे का मतलब समझ रहे हो, थोड़ा माइंड पे प्रेशर आ जाता है यदि इन्हें ढंग से पढ़ा जाए। देखो रटने में तो प्रेशर नहीं आता हमारे माइंड पे, लेकिन यदि हम समझते हैं ना चीज़ों को तो वाकई में हमारे माइंड पर प्रेशर आ जाता है, और वो लाजमी भी है, आना भी चाहिए, क्योंकि काम हमारे वही आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो आज के टॉपिक को थोड़ा ध्यान से, तो मैं हर बार कहता हूँ ध्यान से पढ़ें, तो वो तो आपको काम करना ही है, ठीक है ना। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए, आपके काम आ जाए ये टॉपिक। तो वीडियो को ना शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत होगी, तो उनके पास तक वीडियो पहुंच जाए तो शायद मुझे अच्छा लगेगा और उनके काम आ जाए। और कोई भी टॉपिक हो जिनमें आपको कन्फ्यूज़न हो, कैसा भी टॉपिक हो, आप, मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एक इनिशिएटिव तो कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। हम अपने तरीके से जितना बेस्ट एंड बेस्ट हो सकेगा आपके सामने उस कंटेंट को लेकर आएंगे। देखिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं, और मैं यहाँ से स्टेटमेंट लिखना शुरू करता हूँ रोज़ की तरह। मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव अ बुक विच इज़ वेरी कॉस्टली। फिर मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे और लिख देता हूँ, दिस इज द बुक विच यू गिफ्टेड मी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है ना, अभी तक हमने हु और हुम को पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन होते कैसे और हु और हुम को हम यूज़ करेंगे कैसे। अब आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विच की। एक कंडीशन समझिएगा, जब भी आप विच को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करें तो इस बात को तो हर बार की तरह ध्यान ही रखना है आपको कि जब भी हमको रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहे होते हैं तो वो रिलेट कर रहा होता है अपने से पहले दिए गए नाउन या प्रोनाउन से। लेकिन यहाँ पे जो अब आपको ये नाउन एंटीसीडेंट मिलेगा लिखा हुआ, जो यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट होगा वो कोई नॉन लिविंग होगा। हु और हुम में जो एंटीसीडेंट होता है वो होता कौन है? कोई पर्सन होता है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। लेकिन विच जो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा होता है ना, इसमें जो एंटीसीडेंट होगा वो नॉन लिविंग होगा, लिविंग नहीं होगा। क्लियर है बात? बस अंतर इतना है, हु या हुम को यूज़ करें पर्सन के लिए जो एंटीसीडेंट हो, विच को यूज़ करें कहाँ पे? जहाँ पे नॉन लिविंग हो। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैंने स्टेटमेंट लिखा आई हैव अ बुक विच इज़ वेरी कॉस्टली। तो जो विच है ना, मैंने किसके लिए लिख दिया यहाँ पे? बुक के लिए। यदि मैं हो लिख देता तो भी गलत हो जाता, हुम लिख देता तो भी क्या हो जाता, ये गलत हो जाता। तो ये जो बुक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट इस विच के लिए, क्योंकि नॉन लिविंग है। और ये जो विच हमने यहाँ पे लिख दिया है ये कहलाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट में आइए एक बार, ये जो विच यहाँ पे लिखा हुआ है किसके लिए हमने मेंशन किया? बुक के लिए। बुक क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट। और ये हमें पता है बुक नॉन लिविंग ही होता है, तो ये जो विच हमारा यहाँ पे होगा ये कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जितने भी वर्ड हम प्रोनाउन कॉल करते हैं, जिनको हम प्रोनाउन बोल देते हैं, यदि हम उन्हें प्रोनाउन बोल पा रहे हैं तो याद रखना हम उन्हें दो ही जगह पर देख पा रहे होंगे स्टेटमेंट में, या तो सब्जेक्ट की जगह पर देख पा रहे होंगे या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो मैं तो आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप इनकी पहचान करोगे कैसे। अब मान लिया हु और हुम को तो हमने चेक कर लिया, हु और हुम को हमने चेक कर लिया, हमें पता था कि हुम ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट बोल देंगे हम उसे। तो हमने वहाँ से चेक कर लिया था कि हुम यदि ऑब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं हमारी एडजेक्टिव क्लोज जो सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी हुई थी उसमें ऑब्जेक्ट मिस होगा, या तो वर्ब का मिस होगा या फिर प्रीपोजिशन का होगा। क्लियर है? बस यहीं पे हमें इतना चेक करना है विच को भी। एक बार फटाफट से देख लीजिए, ठीक है ना। कोई लेजीनेस नहीं, आइडलनेस नहीं रहनी चाहिए, इतने आलसी मत बनो बिल्कुल भी, ठीक है, कि चीज़ों को रट के और बिल्कुल आराम से निकल जाओगे। ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी यार आपके, ठीक है। काम आपकी ये आएगी, क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, आपको समझ में आना चाहिए कि आपने पढ़ा क्या। चाहे कम पढ़ो लेकिन समझ में आनी चाहिए पूरी बात, ताकि उसे फिर से रटने की या उसमें सिर मारने की ज़रूरत ना पड़े आपको। क्लियर है? देखिए अब ये जो दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना, हमें पता चल गया कि विच क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, नॉन लिविंग के लिए लिखा गया है, एंटीसीडेंट जो है। अब जो पहला स्टेटमेंट है मैं उसमें कैसे पता लगाऊं?
क्योंकि हु के तो अपने केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन विच के तो पहचानने पड़ेंगे हमें, ये तो दिखने में बिल्कुल सेम होता है। तो देखिए अब बात वही है, यदि विच हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी हुई है इसके साथ वाली क्लोज, यदि उसका सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस में, यदि ये उसका ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है? देखिए ध्यान से देखना, वही वाली बात अप्लाई कर लो। ये क्लोज है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसे हम एडजेक्टिव क्लोज बोल देते हैं। रिलेटिव जितनी क्लोजेज होती हैं वो सभी एडजेक्टिव क्लोज होंगी, याद रखना। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन से बनने वाली क्लोज होंगी, क्योंकि नाउन को डिफाइन करते हैं तो एडजेक्टिव क्लोज ही कहलाएंगे सबऑर्डिनेट क्लोज में। तो ये वर्ब से स्टार्ट है। अच्छा, इस वर्ब का हमें सब्जेक्ट चाहिए। इज़ वेरी कॉस्टली, भाई क्या है कॉस्टली? बुक। अब बुक के लिए हमने यूज़ कर दिया है विच को, तो इसका मतलब जो विच हमने यहाँ पे लिखा हुआ ये है सब्जेक्ट। ये विच क्या है यहाँ पे? ये सब्जेक्ट है हमारा। अब जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें फटाफट चेक कर लीजिए। देखिए इस गिफ्टेड वर्ब का सब्जेक्ट तो हमें ये दे रखा है, तो इसका मतलब विच यहाँ पे सब्जेक्ट तो होगा नहीं। अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। ठीक है, हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे ऑब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी, उसे एक बार पढ़ लीजिए, कंप्लीट ऑब्जेक्ट की वो वीडियो। ऑब्जेक्ट काम कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है हमें। जो गिफ्ट वर्ब होती है ये होती है डाई ट्रांजिटिव। दो ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, डाई ट्रांजिटिव। मैंने यहाँ पे लिखा माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ पेन। दो ऑब्जेक्ट आ गए ना भाई, होम, ये तो होम का रिप्लाई हो गया और ये व्हाट का रिप्लाई हो गया। जिस वर्ब से ये दो रिप्लाई मिल जाए वो दोनों ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एक भी मिल जाएगा कोई सा, वो भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। होम का रिप्लाई पर्सन होता है और व्हाट का रिप्लाई को थिंग होता है। देखना वहाँ पे दरअसल गिफ्ट मिला तो इसको, लेकिन मिला क्या है गिफ्ट के रूप में? वो एक किताब मिली है, ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब के लिए, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, और इसी के लिए हमने विच यूज़ कर रखा है। तो हमें इतना ही मानना है कि जो विच है ना यहाँ पे, ये वो किताब ही है और ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी बात है। हो सकता है कि एग्जाम में कभी आपको पहचानना पड़ जाए कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्लैरिटी लाइए बातों में। ये चीज़ें रटने की नहीं है, ये हमारे कुछ बेसिक्स जो होते हैं ना, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिन्हें हम आराम से ऐसे ही छोड़ देते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बेस इन्हीं पर है। आप सब्जेक्ट के बारे में ढंग से पढ़िए, आप कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में ढंग से पढ़िए, आप ऑब्जेक्ट के बारे में ढंग से पढ़िए, महीना भर निकल जाएगा पढ़ने में यदि आप इन्हीं पे पढ़ोगे ठीक से। और जब ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर ये जो आपके टॉपिक बचे अब इनमें कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि आप भी देख पा रहे होगे, आपसे जितनी भी वीडियो पढ़ी हुई है ना हमारी, उनमें कहीं ना कहीं चीज़ों का काम हो रहा है। तो विच का हमें बात समझ में आ गई कि विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है और एंटीसीडेंट कौन होगा? उसका नॉन लिविंग, सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, अब अगर मैं कहने लगूं दिस इज द पेन विच यू थ्रो ऑन मी, भाई थ्रो वर्ब होती है ना फेंकना। अब मुझे आप ये बताएंगे कि ये तो हमें पता है कि विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। सबसे आसान बात तो मैं ये पहचान में आ गई कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि पेन के लिए लिखा हुआ, और पेन क्या होती है हमारी? नॉन लिविंग। पेन होता है नॉन लिविंग। ठीक है, ये यहाँ पे एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट तो समझ गए ना, रिलेटिव प्रोनाउन जिनके लिए लिखे जाते हैं, कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो उनसे पहले प्लेस होते हैं उनके लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन लिखे जाएंगे, वही कहलाते हैं हमारे क्या? एंटीसीडेंट। अच्छा, अब कोई मुझे बता पाएगा यहाँ पे, माइंड में एक बार चेक करना अपने कि ये विच क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट ही कि ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये रहा। अच्छा, इनका सब्जेक्ट होना ऑब्जेक्ट होना तय करता है किस पे? इस क्लोज पर। इसका मतलब यदि मैं इतना पढ़ूँ इसको, यू थ्रू ऑन मी, हमें इतना तो पता है कि मेरे ऊपर कुछ फेंका गया, लेकिन क्या फेंका गया? व्हाट का रिप्लाई? क्या? ये पेन। इसके लिए हमने विच लिखा हुआ है। ठीक है, तो दरअसल ये विच जो है ना, ये थ्रो वर्ब का ऑब्जेक्ट है।
तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट को पहचानना। यदि हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ढंग से पढ़े हुए हैं तो हमें बड़े आसानी से समझ में आते हैं, फिर हमें कोई चीज़ों में दिक्कत नहीं आती, माइंड पे उतना प्रेशर नहीं आ पाता जितना हमें रटने के बाद आ जाता है कहीं ना कहीं। अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ, जो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा I have a friend whose father is a doctor। फिर मैंने यहाँ पे लिखा I have a book which cover इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन अब के बाद जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे बनाया है ना, एक नाउन के साथ में हमने पोजीशन भी ले लिया, क्वेश्चन वर्ड। देखिए जो हो होता है ना हमारा, ये मैंने बात आपको पहले बताई थी, सब्जेक्ट होता है। जब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो हम होम लिखेंगे, लेकिन जब हमें अपने की इंग्लिश चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, हमें पोजीशन ढूंढना हो किसी का कि चीज़ है तो है किसकी, और तीनों आते पर्सन के लिए हैं, ये भी कॉमन सी बात है, याद रखनी है ये चीज़। हो, होम या हो, जहाँ भी यूज़ कर रहे हो आप, इतना ज़रूर याद रखना कि वो हमेशा किसके लिए यूज़ किए जाएंगे, पर्सन के लिए। क्लियर है बात इतनी। अब विच आता है किसके लिए, थिंग के लिए। चलिए इतनी भी बात क्लियर है हमें, इतनी भी बात हमें क्लियर है। तो अब इसे करेक्ट करें, तो करेक्ट करें कैसे, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये कंप्लीट हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चनिंग वर्ड हुज को लिया हुआ है, फादर का ये पोजीशन है। अच्छा, ये हुज है किसकी जगह पे, यानी कि फ्रेंड की जगह पे। यदि मैं इसको कोई प्रोनाउन लिख रहा होता तो वहाँ पे हिज या हर वगैरह आता, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्वेश्चन वर्ड बनाना है, हुज मैंने इसकी जगह पे लिख लिया है, पोजीशन में किसका बता रहा हूँ, फादर का बता रहा हूँ। तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई, हुज जो लिखा गया है इसका जो एंटीसीडेंट है, क्योंकि एडजेक्टिव है, देखिए वो पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन के साथ ही लिखे जाएंगे हमेशा, चाहे आप क्वेश्चनिंग वर्ड लिखें। जैसे मैं यहाँ पे हिज लिखता हूँ, मैं यहाँ पे माई लिखता हूँ, मैं इन्हें कभी अकेले नहीं लिख पाऊँगा, मैं योर लिखता हूँ। इनके साथ में कोई ना कोई नाउन चाहिए ये बताने के लिए कि कोई चीज़ है किसकी, तो वो चीज़ है क्या, ये बताने के लिए, ठीक है। इतना काम आपको करना है। अब ये जो होस्ट फादर हमने लिख दिया, ये किसके लिए हमने लिखा है, फ्रेंड के लिए। ये क्या है, पर्सन है, तो बिल्कुल सही है। पोजेशन यदि क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन लिखना हो तो होस्ट को लिखे नाउन के साथ, और एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए इतनी बात हमारी समझ में आ गई, तो ये यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है इसमें हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, और यहाँ भी पोजीशन बताया जा रहा है, कवर का पोजीशन, ठीक है, कवर के लिए लिखा हुआ है हमने, लेकिन कवर है किसका, इस किताब का। क्लियर है, रिलेशन बताने के लिए इसके लिए हमने विच का यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है हमें यहाँ पर, रिलेशन या पोजीशन। अब मुझे एक बात बताइए, विच होता है नॉन लिविंग के लिए, अगर मैं इस विच को यहाँ से रिप्लेस करूँ और बुक को लिखना चाहूँ तो क्या मैं बुक्स कवर लिख पाऊँगा? बात समझना मेरी ध्यान से भाई, जितने भी हमारे वर्ड लिखे हुए हैं ये एंटीसीडेंट के लिए, तो एक बार उन्हें वहाँ पर लिख के देख लीजिए चेक करने के लिए। देखो फ्रेंड है ना, मैं वहाँ पे फ्रेंड्स फादर लिख पाऊँगा बिल्कुल आराम से, क्योंकि वो लॉजिकल है, बिल्कुल वो लिख सकते हैं। लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ राम्स बुक, क्या लिख सकता हूँ, राम्स बुक, क्योंकि ये लिविंग है उसके साथ मैं लगा सकता हूँ। क्लियर है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या ये लिख पाऊँगा, टेबल्स लेग, नहीं लिख पाऊंगा ये एक्सप्रेशन, क्योंकि नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग में कभी भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते। ये हमें बात पहले से पता होनी चाहिए, नहीं पता तो सुन लीजिए। अब दूसरी बात, जब ऐसे नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, देखो लेग को पहले लेके आओ, ये जो अपोस्ट्रोफी एस था रिलेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे आप टेबल।
अब यदि मैं इस बुक को यहाँ पे लिखता हूँ और बुक्स कवर लिखता हूँ, तो ये तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये विच इसका पोजीशन नहीं बता सकता। किसी भी नॉन लिविंग से हम डायरेक्ट उससे पहले लिख के पोजीशन नहीं बता पाएंगे, ठीक है। ये वही वाली बात होगी कि विच की जगह पर अगर मैं बुक प्लेस करूँ तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बुक कवर, बुक्स कवर। तो विच से हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे, तो हमें लिखना क्या होगा, ऑफ प्रीपोजिशन से तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो जब ऑफ प्रीपोजिशन से हम इसे तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कवर को पहले लेके आएंगे रिलेशन बताने के लिए, ऑफ लिखेंगे और विच को बाद में लेके चले जाएंगे। जहाँ जहाँ भी मैं विच लिख रहा हूँ आप ये समझ के चलना वो बुक ही है, क्योंकि एंटीसीडेंट क्या है यहाँ पे, बुक। तो सीधी सी बात ये है कि जब भी आप पोजीशन बताते हो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, नोट डाउन कर लेना कॉपी में, कि जब भी मैं बात हुज की करूँगा या ऑफ विच की करूँगा, देखो अब ये रटने वाली बात आ गई है। रीज़न वही था कि हम विच क्यों नहीं लिख पा रहे पोजीशन बताने के लिए, ऑफ विच क्यों लिख रहे हैं। क्लियर है। कहते हैं ना कि नॉन लिविंग के साथ जब रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहे हो तो ऑफ विच लिखना और वो बाद में लिखना, ठीक है। और जब कोई लिविंग हो, कि ह्यूमन बीइंग हो, तो हुज लिख के वो बिल्कुल करेक्ट होता है वहाँ पे। तो ऐसा माना जाता है कि जो हुज है ना, ये ह्यूमन बीइंग के लिए लिखा जाता है, मैन या वुमेन। जो ऑफ विच है ये नॉन लिविंग के लिए आएगा। दूसरी बात ये है कि ये हमेशा नाउन से पहले प्लेस किया जाता है, नाउन से पहले हुज। लेकिन ऑफ विच जो है ना हमारा, ये नाउन के बाद लिखा जाता है। बाद में क्यों लिखा जाता है, रीज़न वही है, क्योंकि हुज जो है ना पर्सन के लिए, और उससे हम पोजीशन बता सकते हैं। मान लिया फ्रेंड है तो फ्रेंड्स फादर में लिख पाऊंगा, लेकिन यदि मैंने विच बुक के लिए लिखा है तो क्या मैं बुक्स कवर लिख पाऊंगा, नहीं, द कवर ऑफ बुक लिखना पड़ेगा। तो बस अंतर इतना ही है, उस बुक को मेंशन ना करके वहाँ पे विच लिख रहे हैं तो विच लिख दीजिए। ये इतना सा अंतर था इसमें। एक स्टेटमेंट और देख लीजिए, दिस इज द टेबल whose legs are made of wood. This is the table whose legs are wood. अच्छा, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे whose legs, ये हमने लिखा टेबल के लिए, तो इसका मतलब ये एंटीसीडेंट हुआ। ये क्या हुआ हमारा, एंटीसीडेंट हो गया। एंटीसीडेंट है नॉन लिविंग। पोजीशन हम इसी का बता रहे हैं, तो क्या हम हुज इसके लिए लिख देंगे। पहली बात तो ये गलत हुआ कि हुज नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, जो भी ये सोचता है कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, विच लिखूँ, देखो ये जो मैंने सेंटेंस लिख के दिया है ना, अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो इम्प्रूवमेंट में आएगा, याद रखना। क्योंकि एरर में क्या होगा, एरर में तो आप ये समझ के अभी यहाँ पे सही लगा दोगे कि विच कर दो, लेकिन क्या विच भी सही होगा उसकी जगह पे, बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि टेबल के लिए विच लिखा जा रहा है। तो एक बार चेक कर लीजिए, टेबल से लेग लिख पाओगे क्या भाई, विच और टेबल एक ही तो है यहाँ पे, तो पोजीशन बना के देखना लेग से। टेबल तो नॉन लिविंग है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, विच लेग भी नहीं लिख पाओगे तो लेग्स ऑफ विच लिखना पड़ेगा। अब ये थी रटने वाली बात कि ऑफ विच नाउन के बाद लिखा जाता है, ठीक है जी, लेग्स नाउन है, उसके बाद हमने ऑफ विच लिख दिया, ठीक है। और हुज किससे पहले लिखा जाता है, ह्यूमन बीइंग है, नाउन से पहले लिखोगे बिल्कुल। तो ये रट्टा वट्टा मत मारा करो अपना। ये जो अपोस्ट्रोफी आप पढ़ते हो ना, अपोस्ट्रोफी जिसमें जो पोजीशन और रिलेशन हम पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं वहीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तरीका थोड़ा टेढ़ा है मैं मानता हूँ, लेकिन सही बात बताऊँ तो काम बिल्कुल यही आपके आने वाला है, काम यही आपके आएगा, ठीक है। जितना भी जैसे भी पढ़ा है आपको, तो पढ़ें, अपना मेहनत करें, और चीज़ों को ना थोड़ा क्लैरिटी लाइए पढ़ने में, रट्टा मत मारिए। अगर रट्टे मारने की ज़रूरत पड़ती है ना तो प्लीज़ छोड़ दीजिए फिर, क्योंकि वो हमारे काम नहीं आएगी। आप जॉब लेने जा रहे हो और फिर भी रट्टा मार रहे हो तो वहाँ से काम आपका नहीं बनने वाला। क्लैरिटी लाइए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में, ठीक है। और टॉपिक लेकर आएंगे। ऑफिस आज हमारा यहाँ से हो गया, हुज और ऑफिस हमने देख लिया कि पोजीशन में कैसे लिखा जाता है। फिर विच को हमने सिंपल भी समझा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आने वाला है दैट के ऊपर आने वाला है, रिलेटिव प्रोनाउन में कहाँ कहाँ हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।